नमस्कार दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट के इस PYQ की सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए कुल 35 प्रश्नों को। इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए कुल 50 प्रश्नों को। तो अभी तक अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट PYQ इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा। मेरे साथ प्रश्नों को पढ़ते हुए, उन्हें सॉल्व करते हुए, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसी आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह है कटक, कलकत्ता, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद। तो ABCD में से हमारा उत्तर है वर्तमान के उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो ये हमारा उत्तर है। अगला, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया, JB कृपलानी। BPSC प्री 1996 में यह पूछा गया प्रश्न है। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो दूसरे का हमारा उत्तर है B। अगला, हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। तो हरिपुरा किस राज्य में स्थित है? A गुजरात, B मध्य प्रदेश, C महाराष्ट्र और D राजस्थान। तो ABCD में से हरिपुरा गुजरात में स्थित है A। ठीक है, यही पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहां है? तो यह त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास का एक स्थान है और इसी सम्मेलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस लगातार दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, लेकिन त्रिपुरी सम्मेलन में अध्यक्ष पद को लेकर के चुनाव हुआ था। सर्वसम्मति से यह निर्णय नहीं हो पाया। तो गांधी जी ने अपनी तरफ से एक प्रत्याशी को खड़ा किया था जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। पूरा गांधी जी का सहयोग उनको प्राप्त था और यह कहा जा रहा था कि पट्टाभी सीतारमैया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि गांधी जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता की चरम पराकाष्ठा ही थी कि कांग्रेस के चुनाव में, अध्यक्ष पद के चुनाव में उन्होंने गांधी जी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया और 1580 वोट जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिला और 1377 वोट जो है पट्टाभी सीतारमैया को मिला। तो त्रिपुरी में प्रॉपर चुनाव हुआ और उस चुनाव में उन्होंने गांधी जी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराया। अगला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किनको हराकर अध्यक्ष बने? तो निश्चित रूप से पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी P सीतारमैया। अगला, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो त्रिपुरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो चुनाव जीत करके आ गए, लेकिन कांग्रेस कार्य समिति उनको जो है सहयोग देने के लिए तैयार नहीं थी और इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये समझ गए कि अब कांग्रेस के अंदर जो है उनका कोई भविष्य नहीं है। तो वो कांग्रेस से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने की। तो उनके अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के दौरान, यानी देने के बाद कौन कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, यह प्रश्न हमारा है। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है C, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है। यूपी PCS प्री 1997, उत्तराखंड PCS 2005,
यूपी पीसीएस प्री 2007। तो इन सब से आपको एक लर्निंग ये भी मिलती है कि चाहे वो किसी स्टेट पीएससी का प्रश्न हो, वो जो है किसी भी दूसरे स्टेट पीएससी में रिपीट हो सकता है। इसलिए पुराने प्रश्नों को पढ़ना बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगला, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? तो इनको, नेताजी बोस को अब वामपंथी माना जा रहा था। तो वामपंथी धड़ों को, सभी भारत के वामपंथी धड़ों को एक छतरी के नीचे लाने के लिए ही इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन, देशी राज्यों के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के प्रतिरूप, कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। तो ए बी सी डी में से हमारा उत्तर है ए, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर के। अगला, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, रिवोल्यूशनरी फ्रंट, तो फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसे शार्ट में फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं। आईएएस प्री 2005 में पूछा गया ये प्रश्न है। अगला, आईएनए मानसिक पुत्र था। तो अब इंडियन नेशनल आर्मी से प्रश्न शुरू हो गया, आजाद हिंद फौज से प्रश्न है। तो ज्ञानी प्रीतम सिंह का, मोहन सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, मेजर आई वाची फुजीवारा। तो आईएनए मानसिक पुत्र था, तो आईएनए मानसिक पुत्र था ज्ञानी प्रीतम सिंह का। ज्ञानी प्रीतम सिंह एक पंजाबी जो कि बैंकाक में रहते थे और जो कि गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आई वाची फुजीवारा जो कि जापान का एक सैन्य अधिकारी था, और मेजर ई वाची फुजीवारा को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि जो पूरा मलय से लेकर के वर्मा तक के क्षेत्रों में भारतीय प्रवासी रहते हैं, उनके बीच में काम करने की जरूरत है, क्योंकि जापान उस समय दक्षिण पूर्व एशिया सह समृद्धि क्षेत्र की नीति पर काम कर रहा था। और जापान का यह लक्ष्य था कि दक्षिण पूर्व एशिया से ये यूरोपियों को, अमेरिकन को उखाड़ करके फेंक देना है और यहाँ पे दक्षिण एशिया सह समृद्धि क्षेत्र का निर्माण करना है। हालांकि इसकी आड़ में जापान ये चाहता था कि ये जो पुराने औपनिवेशिक हैं इनको उखाड़ के फेंक देना है, और अब ये सब जापान के औपनिवेश बने थे। तो मेजर आई वाची फुजीवारा को मलयों के बीच, भारतीयों के बीच में काम करने के लिए जापानी सरकार ने अपॉइंट किया था। तो ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आई वाची फुजीवारा, इन दोनों लोगों के दिमाग की उपज, इनका मानसिक पुत्र जो है आईएनए। तो 1 और जो है 4, तो 1 और 4, ठीक है। हालांकि कई जगह पर मोहन सिंह को भी माना जाता है, क्योंकि एग्जीक्यूट तो मोहन सिंह ने ही किया था। आईएनए के प्रथम सेनापति तो मोहन सिंह ही थे। हालांकि मोहन सिंह को जो है ये पंजाब रेजिमेंट के एक जो है, पंजाब रेजिमेंट जो कि ब्रिटिश भारतीय सेना की एक रेजिमेंट थी, उसके जो है एक अधिकारी थे, और इनको जापानियों ने गिरफ्तार कर लिया था बहुत भारी सेना के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंगापुर बहुत बड़ी चौकी थी अंग्रेजों की, बहुत बड़ा सैन्य अड्डा था अंग्रेजों का, जिसको कि जापानियों ने हंसते खेलते जो है जीत लिया। तो पूरा मलय से लेकर के वर्मा तक के इलाके को जापानियों ने 3-4 महीने के अंदर जीत लिया। तो उसी तरीके के एक युद्ध मोर्चे से मोहन सिंह और उनकी पूरी रेजिमेंट जापानियों ने पकड़ी थी। तो कहा जाता है कि ज्ञानी प्रीतम सिंह के ही कहने पर मोहन सिंह को जो है शत्रु न मानते हुए जापान के दोस्त की मान्यता दी गई, और यहाँ पर यह कहा गया कि अब जो है एक आईएनए का गठन किया जाए, वही जो हारे हुए सैनिक जिनको जापानियों ने पकड़ा था उनके नेतृत्व में, ठीक है। तो 9th का जो हमारा उत्तर है वो है डी, ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आई वाची फुजीवारा। अगला, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो देखिए, ये किसके दिमाग की उपज थी, किसने स्थापना की? तो निश्चित रूप से स्थापना तो इसकी मोहन सिंह ने ही किया, जो कि ब्रिटिश भारतीय सेना के एक रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट के सैनिक थे। और ये एक प्रकार से ये और इनकी रेजिमेंट के बहुत सारे सिपाही जापानियों के युद्धबंदी थे। अगला,
भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1940 में हुई, 1941 में हुई, 1942 में हुई, 1943 में हुई। तो ए बी सी डी में से जो हमारा उत्तर है वो है सी, सितंबर 1942 में ऑफिशियल रूप से जो है आईएनए का गठन किया गया। और बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए तो उनको इसका नेतृत्व दिया गया। अगला, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। तो आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे मोहन सिंह निश्चित रूप से, और इसके द्वितीय सेनापति सुभाष चंद्र बोस थे एक प्रकार से अगर हम कहें। अगला, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। तो आजाद हिंद सरकार की घोषणा कब हुई? 26 जनवरी 1930 को, 8 अगस्त 1942 को, 21 अक्टूबर 1943 को, 18 फरवरी 1946 को। तो 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार, जिसे जाना गया आरजी हुकूमत-ए-आजाद हिंद सरकार के नाम से, जिसे लगभग 8 देशों ने, जर्मनी, जापान सहित, अपनी मान्यता प्रदान की। इस सरकार को आरजी हुकूमत और आजाद हिंद, और बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जब जापानियों ने अधिकार कर लिया तो आरजी हुकूमत आजाद हिंद को अपना एक जो है क्षेत्र भी मिल गया, अपनी एक टेरिटरी भी मिल गई। तो 21 अक्टूबर 1943 को आरजी हुकूमत आजाद हिंद की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में की गई, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब जो है जर्मनी से वापस आ गए थे, क्योंकि उन्हें ये आभास हो चुका था कि जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वार में जीत नहीं पाएगा, क्योंकि रूस के मोर्चे पर भी जर्मनी अब फंस चुका है। तो नेताजी जर्मनी के यू बोट से आए और फिर जापानी यू बोट पे समुद्र में ही उनका ट्रांसफर हुआ। यह कहा जाता है कि पूरे विश्व युद्ध में ये इकलौती घटना थी जब दो देशों की पनडुब्बियां आपस में किसी का आदान प्रदान करने के लिए रुकी। तो मेडागास्कर तक वो आए जो है जर्मन के पनडुब्बी में, और उसके बाद जापानी पनडुब्बी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ट्रांसफर हो गए और वो फिर जापान आए, तोजो से मिले, और उसके बाद फाइनली सिंगापुर में इन्होंने सरकार बनाई। अगला, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है 21 अक्टूबर 1943 ए। तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को की। अगला, 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। जापान में, तत्कालीन बर्मा में, सिंगापुर में, तत्कालीन मलय में। आईएएस प्री 2000 में पूछा गया प्रश्न, बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया प्रश्न। तो देखिए, इसमें से निश्चित रूप से आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई सिंगापुर में, लेकिन ये वर्तमान का सिंगापुर है। लेकिन उस समय की बात करें तो तत्कालीन मलय का ही ये हिस्सा था, और फिर धीरे धीरे सिंगापुर मलेशिया का हिस्सा रहा बहुत समय तक, फिर सिंगापुर स्वतंत्र अस्तित्व में आया। तो डी इसका उत्तर है। अगला, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? बटुकेश्वर दत्त, रास बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सिंह। तो रास बिहारी बोस, ये नाम बेहद प्रसिद्ध है। लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर जो बम मारा गया था, जो लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पे दिल्ली में बम मारा गया था, उस बम कांड के मुख्य अभियुक्त थे रास बिहारी बोस। और रास बिहारी बोस ब्रिटिश सरकार से बचने के लिए चले गए जापान, वहीं पर इन्होंने विवाह कर लिया और वहीं पर रहने लगे। और उसके बाद आप समझिए लगभग जापान में ये 30-31 वर्ष के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आगमन होता है और फिर आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन होता है। तब तक ये जापान में भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सक्रिय थे और इन्होंने IIL यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, जिसने कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत अच्छा काम किया था। तो IIL यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और जापानी सरकार ने ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यह निमंत्रण दिया था कि आप जो है यहां पर आइए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने IIL यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी दोनों का की प्रधानता स्वीकार की। तो इन्होंने कहा कि अब हमारा काम हो गया, हमें जीवन में जितना करना था अब आप आगे बढ़िए। तो रास बिहारी बोस बहुत प्रसिद्ध नाम, मतलब इतने वर्षों बाद भी राष्ट्र की भावना मन से नहीं गई। 30 वर्षों तक भारत के बाहर थे ये,
उसके बाद भी वहां काम करते रहे। ठीक है, तो 20 का उत्तर है। अगला, आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहां स्थित था? टोक्यो में, रंगून में, बर्लिन में, दिल्ली में? तो आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय तो स्थित था सिंगापुर में, लेकिन 1944 में यह प्रधान कार्यालय ट्रांसफर हो गया सिंगापुर से रंगून में। तो रंगून रेडियो से ही नेताजी बोस बोलते थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? राशिद अली, शाहनवाज, पीके सहगल, बीसी दत्त? तो राशिद अली तो निश्चित रूप से आईएनए से जुड़े हुए थे, और इन्हीं को जब 7 वर्ष की सजा दी गई, दिल्ली का लाल किले का मुकदमा नवंबर 1945 आईएनए के युद्ध बंदियों पर जो चलाया गया, उसमें राशिद अली को जब 7 वर्षों की सजा दी गई, तो दूसरा विद्रोह हुआ आईएनए के समर्थन में। शाहनवाज तो थे ही, पीके सहगल और बीसी दत्त इसमें से नहीं थे। डी, बीसी दत्त वो जो नौसेना विद्रोह के दौरान उन्होंने जहाज पर लिख दिया था भारत छोड़ो। ठीक है, तो डी इसका उत्तर है। निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? बीसी दत्त। ठीक है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह? तो निश्चित रूप से सुभाष चंद्र बोस ने यह बात कहा था, क्योंकि जब आईसीएस की परीक्षा इन्होंने पास कर ली थी, ये आप लोगों के लिए भी जीवन में भी लर्निंग है, इसलिए मैं बता रहा हूं, जब आईसीएस की परीक्षा इन्होंने पास कर ली थी, तो फिर इनके पास जो है आईसीएस की नौकरी, आज भी हम जानते हैं आईएएस की नौकरी कितनी सुविधाजनक और कितनी अच्छी मानी जाती है, लेकिन उस समय तो आईसीएस की नौकरी को स्वर्ग की नौकरी कहा जाता था। बहुत सारे अधिकार थे, इतने ह्यूमन राइट्स वगैरह का मामला उस समय नहीं था, और गुलाम देश में आईसीएस होना मतलब बहुत सारे अधिकार थे। तो इन्होंने ये कहा कि मेरे पास, इन्होंने सोचा कि एक तो ये रास्ता है कि ब्रिटिश राज में आईसीएस के रूप में मैं काम करूं, और सर्वाधिक प्रतिष्ठित था। ऐसा थोड़े था कि भारतीयों में कोई इस तरह के अधिकारियों को लेकर के कोई घृणा थी। आज भी आप जानते हैं, किसी के परिवार में कोई दरोगा भी रहा हो ब्रिटिश राज के समय, तो लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़े लोग हैं, इनके बाबा जो है जेलर थे अंग्रेजी राज में या दरोगा थे। तो उस समय भी बहुत प्रतिष्ठित नौकरी थी। लेकिन नेताजी बोस ने यह सुना कि एक तो ये रास्ता है कि सुखपूर्वक जीवन जियो, और दूसरा रास्ता है त्याग का। यानी जब भारत के नागरिक ही, और वो भी प्रबुद्ध नागरिक जो कि आईसीएस की परीक्षा निकालने का दम रखता है, वो व्यक्ति भी अगर ब्रिटिश राज के एक पुर्जे के रूप में अपने देश के लोगों का शोषण करेगा, तो फिर भारत आजाद कैसे होगा? ये कौम तो पूरी गुलाम ही रह जाएगी। तो इन्होंने मुख्य जो लर्निंग है वो ये कि इन्होंने ये जो है कहा कि भारत की आजादी तभी मिल सकती है जब भारत के नागरिक अपना सर्वोच्च बलिदान करने के लिए तैयार हों। तो मैं अपना सर्वोच्च बलिदान इस समय क्या कर सकता हूं? तो अंग्रेजों की नौकरी को लात मार सकता हूं, यह मेरा सर्वोच्च बलिदान है, तभी देश आजाद होगा। और यही बात अगर हम जो है इन्होंने त्याग किया, तो किसी भी विषय में अगर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो त्याग सबसे जरूरी एलिमेंट है। अगर हम त्याग नहीं करते हैं तो हमें लक्ष्य कभी नहीं प्राप्त हो सकता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास उस समय जो सर्वोत्तम विषय था उसका उन्होंने त्याग किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर मैं ये त्याग नहीं करूंगा तो देश स्वतंत्र नहीं होगा। और बाद में यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब देश नायक हो गए तो उन्होंने लोगों से यह कहा कि देखो, तुम मुझे खून दोगे तभी आजादी मिलेगी। तुम ये सोच रहे हो कि तुम कुछ नहीं करोगे और देश आजाद हो जाएगा, तो इस गलतफहमी में मत रहो। तुम्हें अपना सर्वोच्च बलिदान देना होगा, प्राण देना होगा, तब देश आजाद होगा। ऐसे देश आजाद नहीं होगा। तो सर्वोच्च बलिदान चाहिए, तभी देश आजाद होगा। तो इन्होंने अपने जीवन में भी सर्वोच्च बलिदान किया, और जब एक नेता के रूप में स्थापित हुए तो लोगों से इन्होंने यही अपील की कि तुम मुझे खून दो। ये स्वतंत्रता की देवी न प्यासी है, इसको खून चाहिए, तब जाकर के स्वतंत्रता मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये लंबा हो गया। अगर आपको इरिटेटिंग लगा हो तो क्षमा करिएगा, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जीवन में त्याग का महत्व है। अगला, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? ये देखिए, एक स्थानीय प्रश्न है बीपीएससी प्री का। जयप्रकाश नारायण, बैंकुट
शुक्ल शीलभद्र याजी राम नारायण प्रसाद। तो इसका उत्तर है शीलभद्र याजी। तो 20 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वातंत्र संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, बीडी सावरकर। तो द फ्री इंडियन लीजन सेना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई। जब ये जर्मनी में गए तो उत्तरी अफ्रीका से कई भारतीय युद्ध बंदी पकड़ करके जर्मनी में रखे गए थे। कहा जाता है 5000 की उनकी संख्या थी। तो उन सैनिकों को लेकर के इन्होंने द फ्री इंडियन लीजन बनाया। ठीक है, तो सी इसका उत्तर है। अगला, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? तो रास बिहारी बोस, वल्लभ भाई पटेल, लक्ष्मी स्वामीनाथन, सुभाष चंद्र बोस। तो ए बी सी डी में से हमारा उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। आईएनए की एक रेजिमेंट थी, इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज की एक रेजिमेंट थी जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट और जिसकी प्रमुख थी लक्ष्मी स्वामीनाथन। और यह कहा जाता है कि उस समय ये एशिया की पहली महिला ब्रिगेड थी। और आईएनए में एक गांधी ब्रिगेड थी, एक जवाहर ब्रिगेड थी, इस तरीके से आईएनए में जो है ब्रिगेड थी। तो उसी में से एक जो है रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट भी थी, या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। अगला, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1938 में हरिपुरा में जब अध्यक्ष हो गए नेताजी, उसके बाद शांति निकेतन आश्रम में इनको बुला करके देश नायक की उपाधि इनको उन्होंने दिया। और निश्चित रूप से ये उपाधि बिल्कुल सटीक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ लगती है। अगला, जय हिंद किसका नारा था? JL नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बीजी तिलक। तो जय हिंद का नारा अमर हो गया और जय हिंद का नारा आईएनए में एक अभिवादन का नारा था, जय हिंद। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ ये नारा था। अगला, आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? 12 नवंबर 1945, 11 नवंबर 1945, 5 नवंबर 1945, 10 नवंबर 1945। तो निश्चित रूप से 12 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। अब यहां पर कुछ विषय हम समझना चाहेंगे। इस प्रकार से क्लास में हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बड़े विस्तार में जाकर के समझा है। आईएनए को भी हमने एक अलग लेक्चर में समझा हुआ है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्ववर्ती वर्षों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और उनके संघर्षों के बारे में बहुत सारे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि अगर किसी को इतिहास में मार देना हो तो उसका अब सबसे सटीक रास्ता भारत में यह है कि उससे प्रश्न बनाना छोड़ दो। तो जब प्रश्न बनाओगे नहीं तो कोई उनके बारे में पढ़ेगा नहीं। हालांकि हमने अपने क्लास में बहुत विस्तार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक एक विषयों को समझाया, कैसे वो जो है कलकत्ता से निकलकर जर्मनी पहुंचे और ये सारी चीजें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैसे उन्होंने किया, उनके पूरे जीवन वगैरह को। तो उसके बाद यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि इम्फाल और कोहिमा का युद्ध हुआ, यानी इम्फाल और कोहिमा पर अटैक किया आईएनए ने और जापानी सेना ने। जापानी सेना के मदद से आईएनए का गठन हुआ। आईएनए का नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिल गया। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह प्लान बनाया कि हम इम्फाल और कोहिमा के रास्ते भारत में घुसेंगे और सैन्य तरीके से हम भारत को आजाद कराएंगे। ये बड़ा विस्तार से है, लेकिन यहां समझ लीजिए। तो मार्च 1944 में यह हुआ। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि विभिन्न कारणों से, बहुत सारे कारणों से आईएनए ये जो युद्ध था उसमें वो जीत नहीं पाई और जो है उसकी हार हो गई। तो अनेक आईएनए के युद्धबंदी पकड़े गए। आईएनए के अनेक युद्धबंदी पकड़े गए तो आईएनए के अधिकारियों के लाल किले का मुकदमा प्रारंभ हुआ। इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। इसी बीच में क्या हुआ था, जुलाई 1945 में ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हो गया था। लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बन गए थे। तो कहा जाता है कि नई सरकार का कम अनुभव या फिर लाल किले के माध्यम से पूरे जो है दुनिया को यह दिखाना कि देखो ब्रिटिश सत्ता अभी भी कितनी जो है चिरस्थायी है,
कि जो भी उसके खिलाफ जो है विद्रोह किया, उधर जो है तो विश्व युद्ध में उसने सबको रगड़ दिया, जर्मनी जापान वगैरह सबको। और उसके बाद यहां पर भी आईएनए के सैनिकों का तो खुले में मुकदमा चलाया गया और तीन अलग अलग धर्मों के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। यह कहा जाता है कैसे ब्रिटिशों ने इतनी बड़ी गलती कर दी। तो कहा जाता है या तो नई सरकार का कम अनुभव था या ब्रिटिश एकदम गर्वान्वित थे अपने डिसीजन पे। तो किन लोगों पर ये जो है कई मुकदमे चले, उसका पहली फेरिस्त का मुकदमा शुरू हुआ 5 नवंबर 1945। लाल किले पर खुले में यह मुकदमा चला। पीके सहगल ये एक हिंदू थे, शाहनवाज खान ये एक मुसलमान थे और गुरबख्श सिंह ढिल्लों सिख, यानी भारत की 3 सबसे बड़ी कौमों के प्रतिनिधियों पर मुकदमा हुआ। तो पीके सहगल से हिंदू हित, मुसलमानों से मुस्लिम हित और जो है गुरबख्श सिंह ढिल्लों से सिख, शाहनवाज खान से मुस्लिम हित और गुरबख्श सिंह ढिल्लों से सिखों का हित, यानी 3 बड़ी कम्युनिटियों को एक कर दिया गया। और जब धीरे धीरे पेपर वगैरह में भी आईएनए के सैनिकों के बारे में खूब छपने लगा, इनकी वीरता, इन्होंने कैसे किया था, ये सब बातें बड़े जो है कैनवास पर होने लगी। तो जनता ने बड़ा समर्थन दिया आईएनए के सैनिकों का। जनता को इतने बड़े लेवल पर पता नहीं था कि आईएनए ने क्या किया। ब्रिटिश सरकार ने यह कहा था कि इंफाल और कोहिमा पर जापान ने आक्रमण किया है, वो ये नहीं बता रही थी कि आईएनए ने। तो कहने का मतलब जब लाल किले पर मुकदमा प्रारंभ हो गया तो जनता को भी पता चलने लगा। और जनता को जब ये सारी बातें पता चली कि अच्छा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए बनाया और ये सारी चीजें, तो आईएनए की बहादुरी को जनता में जबरदस्त लोकप्रियता मिली। 5 से 11 नवंबर को आईएनए सप्ताह तथा 12 नवंबर को आईएनए दिवस घोषित किया गया। आईएनए के समर्थन में अनेक बड़ी सभाएं आयोजित की गई और जनता ने बड़ा खुले तौर पर धमकियां देना शुरू किया। क्या जनता ने अब खुले तौर पर धमकियां देना शुरू कर दिया? आईएनए के सैनिक देशभक्त ना कि देशद्रोही। हर आईएनए सैनिक के बदले 20 अंग्रेजी कुत्तों की मौत। तो आईएनए कांग्रेस ने आईएनए का खुला समर्थन किया और आईएनए खोज और मदद समिति बनाई और साथ ही बचाव पक्ष के वकील भी दिए। तो आईएनए बचाव पक्ष के मुख्य वकील कौन थे? तो भूला भाई देसाई ने यह पूरा लीड किया। इसमें तेज बहादुर सप्रू, अरोड़ा असफ अली, के.एन. काटजू, जे.एल. नेहरू आदि सारे लोग थे। आईएनए के समर्थन में 3 चरणों में विद्रोह हुआ। तो प्रथम विद्रोह हुआ कलकत्ता में। छात्रों और फॉरवर्ड ब्लॉक ने डलहौजी चौक को घेरा और पुलिस ने गोलियां चलाई। 21 नवंबर 1945 को हुआ। और इसी के बाद ब्रिटिश सरकार के रुख में नरमी आई। 1 दिसंबर 1945 को क्या कहा गया? आईएनए के केवल उन्हीं सैनिकों पर मुकदमा चलेगा जिन पर हत्या और क्रूर अपराध के आरोप हैं। और आईएनए के समर्थन में दूसरा विद्रोह तब उठा जब राशिद अली, जो कि आईएनए के एक अधिकारी थे, उनको 7 वर्ष की सजा दी गई। तो मुस्लिम लीग और साम्यवादी दल सभी जो है सड़कों पर उतर आए। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने आपको इंट्रोडक्शन देना चाहा, ठीक है। अब आपको पसंद आया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। प्रश्न पे आते हैं। आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष कारावास का दंड दिया गया था? अरोड़ा आसफ अली, शाहनवाज, राशिद अली, रास बिहारी बोस। तो राशिद अली यही उत्तर है हमारा सी, ठीक है। तो इसी के बाद जो है आईएनए के समर्थन में दूसरा विद्रोह उठ खड़ा हुआ। अगला, निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल, मोहन सिंह, शाहनवाज। तो ए, बी और डी है, मोहन सिंह ने इसका सामना नहीं किया था, ठीक है। तो सी इसका उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? भुल्ला भाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका उत्तर है भुल्ला भाई देसाई। भुल्ला भाई देसाई ने क्या तर्क दिया इस मुकदमे में, यह भी मैंने पढ़ करके उस क्लास में पूरा जो है सुनाया हुआ है। जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें पता है। अगला, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? सी.आर. दास तो उस समय थे ही नहीं। मोतीलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, सर टी.बी. सप्रू। तो सर टी.बी. सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। डी इसमें से हमारा उत्तर है। हालांकि लीड भुल्ला भाई देसाई ने किया। अगला, वर्ष 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो अब इसमें से किसने नहीं की थी ये प्रश्न आ गया। भुल्ला भाई देसाई ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू ने। तो निश्चित रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पैरवी नहीं की थी। तो 30 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं।
दिल्ली में लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया। वर्ष 1945, वर्ष 1946, वर्ष 1944, वर्ष 1947, तो वर्ष 1945, तो नवंबर 1945, तो हमारा जो उत्तर है वो है ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। बेबल योजना, शिमला सम्मेलन, नौसेना विद्रोह, आजाद हिंद फौज मुकदमा। तो देखिए बेबल योजना सबसे पहले आई 14 जून 1945 को। तो बेबल योजना पहले नंबर पे है। बेबल योजना पर चर्चा करने के लिए 25 जून से 14 जुलाई 1945 के बीच शिमला सम्मेलन बुलाया गया शिमला में। इसके बाद नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज का लाल किला का मुकदमा प्रारंभ हुआ और सबसे बाद में नौसेना का विद्रोह हुआ 18 फरवरी 1946 को। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो बेबल योजना 1, शिमला सम्मेलन 2 और उसके बाद इसमें जो है ऑप्शन नहीं है देखें हम, तो फिर उसके बाद आजाद हिंद फौज और इसके बाद नौसेना विद्रोह। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर होगा। 32 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक बार जो है देख लीजिए, पूरा चार्ट कंप्लीट हो जाए आपके दिमाग में, इसलिए हमने लिखा है। तो 11 फरवरी 1946 को द्वितीय विद्रोह हुआ, जो मैंने बताया आईएनए के कैप्टन अब्दुल रशीद को 7 वर्ष की सजा देने पर यह भड़का। विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस के छात्र संगठन सहित शहर के सभी लोग जुड़ गए। तो यही एक जो है मुकदमा था जिसने कि फिर से मुस्लिम लीग, कांग्रेस सभी को एक झंडे के नीचे ला दिया। ठीक है, 18 फरवरी 1946 को तृतीय विद्रोह बंबई में हुआ। शाही भारतीय नौसेना का विद्रोह जो है, इससे चूंकि प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे ही नहीं गए हैं प्रीवियस ईयर में, लेकिन यह विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण था। कराची से लेकर कलकत्ता तक शाही भारतीय नौसेना में विद्रोह हुआ। गांधी जी और मुस्लिम लीग द्वारा विद्रोहियों की आलोचना की गई और इसी के बाद जो है 18 फरवरी 1946 को यह विद्रोह हुआ। 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की भारत में घोषणा हो गई और मार्च 1946 में ही ब्रिटिश खुफिया विभाग की रिपोर्ट आया। उसमें कहा गया कि राज कभी, यानी ब्रिटिश राज कभी न लौट आने के बिंदु पर पहुंचा है। 24 घंटे से अधिक की जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती, क्योंकि जो आधार था ब्रिटिश राज का भारत में, सेना, वो अब विद्रोह पर उतर चुकी थी। नौसेना में विद्रोह हो ही चुका था और इससे इनकार नहीं किया जा सकता था कि यह विद्रोह थल सेना तक न पहुंचता। ठीक है, तो 24 मार्च से फिर संवैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंच गया। जल्द ही स्वतंत्रता घोषणा हो गई और आजादी के बाद एक भी विद्रोही की सेना में बहाली नहीं हुई। ठीक है, तो ये भी बहुत विस्तार से हमने 1-1.5 घंटे लगाकर ये सब समझा है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? जीके गोखले, सीआर दास, बीसी पाल, बीजी तिलक। तो देश बंधु चित्तरंजन दास, सीआर दास नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तो 33 का उत्तर हमारा बी है। तो इस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और आजाद हिंद फौज और लाल किले मुकदमे से जुड़े हुए कुल 35 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।